यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं सीडीपी को, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ओके, सो आज हम लोग जो सीरीज कंटिन्यू यहाँ पर करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं 5 मार्च 2022 का पेपर, जो कि आपका पीआरटी का जो एग्जाम हुआ था, प्राइमरी टीचर का जो लास्ट 2022 में 2022 में जो एग्जाम हुआ था, उसे हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। 30 क्वेश्चन इस पेपर में थे, है ना। टोटल 150 नंबर का आपका पेपर था, जिसमें 13 नंबर के जो क्वेश्चंस थे वो आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के थे। तो उन्हीं 30 क्वेश्चन को आज के सेशन में अपन कंप्लीट करेंगे, और साथ ही पूरे वीक आपका जो है सीडीपी का सेशन यहाँ पर चलेगा, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर के जितने भी शिफ्ट के यहाँ पर हुए थे वो सारे अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्थूल क्रियात्मक कौशल जो है ये क्या है? ग्रोस मोटर स्किल क्या होती है? राइटिंग एक प्रकार का ग्रोस मोटर स्किल है, ड्राइंग एक प्रकार का ग्रोस मोटर स्किल है, वॉकिंग है, या फिर कैचिंग, किसी भी चीज को पकड़ना। देखो, अपने पास दो प्रकार की स्किल होती है। एक अपने पास होता है ग्रोस मोटर स्किल, दूसरा होता है फाइन मोटर स्किल, है ना। एक स्थूल होता है, एक सूक्ष्म होता है। तो स्थूल क्रियात्मक कौशल के अंदर अपन क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी एक्टिविटीज होती है उसको कंसीडर करते हैं, जिससे जिसमें परफेक्शन की जरूरत नहीं होती है। इनमें से किस चीज में परफेक्शन नहीं चाहिए? जस्ट लाइक वॉकिंग करना, एक वॉक करना जो बच्चा शुरुआती स्टेज में कंप्लीट करता है, तो अपन वॉकिंग बोल सकते हैं कि वॉकिंग, जैसे कि भागना, दौड़ना, कूदना, वो सब उसके अंदर आ जाएगा। इसके अलावा एक और होता है फाइन मोटर स्किल, जिसे अपन हिंदी में सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल कहते हैं, राइट। अब सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएगी? जैसे कि बच्चा ड्राइंग कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, राइटिंग कर रहा है, किसी भी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वो बच्चों का फाइन मोटर स्किल हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वॉकिंग। वॉकिंग किसके अंदर आएगा? स्थूल क्रियात्मक कौशल के अंदर आएगा। 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है? विकास में निश्चित क्रम पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सिर से पांव तक पाया जाता है। विकास में जो एक निश्चित क्रम होता है ना, कि कैसे डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। हेड टू लेग्स होता है, ट्रंक टू वेस्ट यहाँ पर होता है, वेस्ट टू लेग होगा, या फिर लेग टू हेड यहाँ पर होगा। तो हमने दो विकास के क्रम पढ़े हैं। एक अपन ने पढ़ा है सिफेलोकॉर्डल, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं शिरोन्मुख सिद्धांत। ठीक है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। दो विकास का क्रम होता है, एक होता है शिरोन्मुख सिद्धांत, और दूसरा अपना यहाँ पर होता है परिधीय सिद्धांत। इसके दो से तीन नाम है ना। हिंदी में इसको परिधीय सिद्धांत के नाम से कहा जाता है, और एक और अपना मतलब इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रोक्सिमो डिस्टल। आप प्रोक्सी याद कर सकते हैं, और इसको कहा जाता है सिफेलोकॉर्डल, है ना। अब यहाँ पर बोला गया है कि डिफाइनाइट सीक्वेंस इन फाउंड इन डेवलपमेंट। जो डिफाइनाइट सीक्वेंस होगा शिरोन्मुख के अकॉर्डिंग, वो किस तरीके से होगा? हेड टू टॉय होगा, है ना, सर से पैर की तरफ होगा। और परिधि सिद्धांत की बात करेंगे तो ये कैसे होगा? इनसाइड टू आउटसाइड। मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि ये शोल्डर से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? हाथों तक जाएगा, है ना। तो इनसाइड टू आउटसाइड अपन बोल सकते हैं। तो अब अगर मैं ऑप्शन पर देखूं, तो ये हेड टू लेग लिखा हुआ है, ये अपोजिट जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। कमर से पाँव आधा हो जाएगा, धड़ से कमर भी नहीं होगा, तो केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, फ्रॉम हेड टू लेग्स ये जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? शिरोन्मुख सिद्धांत बोला जाता है। तो विकास में एक निश्चित क्रम पाया जाता है। जैसे हर एक बच्चा जो होगा, एक प्रजाति का अगर एक बच्चा मैं कंसीडर करूं, जैसे कि होमोसेपियंस मानव को यदि कंसीडर किया जाए, तो उनमें जो बच्चे होते हैं उनमें विकास का एक निश्चित क्रम होगा। पक्षी के बच्चों की बात कर लो, स्पेसिफिक किसी कैटेगरी की, तो उनका एक निश्चित क्रम होगा। ठीक है, तो एक बच्चा सबसे पहले अपने सिर पर, फिर हाथ पर और हाथों में, पैरों पर नियंत्रण पाना सीखता है। विकास के क्रम में सबसे पहले बालक का गामक और भाषा विकास यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ डेवलपमेंट इस विकास के निर्धारक तत्व क्या हो सकते हैं? माता पिता का स्वास्थ्य क्या बच्चे के विकास का निर्धारक हो सकता है? माता पिता का शैक्षणिक स्तर, परिवार का सामाजिक संबंध, या फिर परिपक्वता और सीखना। अब देखो, चारों ऑप्शन को देखें तो केवल एक ही करेक्ट होगा, क्योंकि ऑल ऑफ देम या ओनली टू या ओनली थ्री ऐसा तो लिखा नहीं है ना। तो विकास के निर्धारक तत्व, अगर एक बच्चे की स्पेसिफिक बात करूं, व्यक्तिगत बात करूं, तो डिटर्मिनेंट क्या हो सकते हैं? मैच्योरिटी और लर्निंग यहाँ पर हो सकते हैं। तो आंसर भी क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
रनिंग एंड क्लाइंबिंग इज रिलेटेड टू, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा कि रनिंग करना, दौड़ना और क्लाइंबिंग किसी भी चीज पर चढ़ना, ये किस चीज से रिलेटेड है? ये मोटर डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट ऑफ लेग्स। मोटर डेवलपमेंट तो है ये, है ना, शारीरिक गतिविधि तो है, क्रियात्मक कौशल तो है, लेकिन पैरों का है, हाथों का है, धड़ का है, या फिर एक फिजिकल डेवलपमेंट में आएगा? तो रनिंग और क्लाइंबिंग की स्पेसिफिक बात करें, दैट मीन्स ये किससे कनेक्टेड है? लेग से कनेक्टेड हो जाएगा। तो मोटर डेवलपमेंट ऑफ लेग अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द, वृद्धि और विकास एक दूसरे से कैसे हैं? इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट है, अंतर संबंधित और अंतर निर्भर है, अपोजिट है, सिमिलर है, या फिर डिफरेंट है? तो अगर मैं बात करूँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि मतलब जो फिजिकल ग्रोथ यहाँ पर होती है, और डेवलपमेंट का मतलब होता है, विकास का मतलब होता है ओवरऑल ग्रोथ, जिसमें अपना फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल सारे प्रकार के डेवलपमेंट आ जाते हैं। तो यस, ये दोनों चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, आपस में अंतर संबंधित है, क्योंकि ग्रोथ अफेक्ट हुई तो डेवलपमेंट अफेक्ट होगा, और किसी भी प्रकार का कोई भी डेवलपमेंट अफेक्ट हुआ तो उसकी वजह से ग्रोथ जो है, वृद्धि है, वो भी अफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी है और एक दूसरे के ऊपर आश्रित भी है। तो अंतर संबंधित को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जैसी विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि और विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अंतर्निर्भर या इंटर डिपेंडेंट का मतलब एक क्षेत्र में वृद्धि और विकास दूसरे क्षेत्र में वृद्धि और विकास को प्रभावित कर सकता है। जैसे कि एक बच्चे का फिजिकल ग्रोथ और फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये चीज उसके मेंटल चीज जो है, मेंटल डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करेगी, है ना कहीं ये चीजें आपस में क्या होती है? इंटरकनेक्टेड होती है। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा हुआ रहता है? एम्ब्रॉय अटैच टू विच पार्ट ऑफ द मदर? जो एम्ब्रॉय रहता है वो किस पार्ट से जुड़ा हुआ रहेगा? अम्बिकल कोर्ड से जुड़ा हुआ रहेगा। दूसरा देखो, प्लेजेंटा लिखा हुआ है, तीसरा ब्लड कैपिलरीज लिखा हुआ है, ब्लड आर्टरीज लिखा हुआ है। तो एक बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, जब उसका भ्रूण विकास हो रहा होता है, तो यहाँ पर ये होता है प्लेजेंटा। ठीक है, जो माँ के शरीर से जितनी भी पोषण वाली चीजें हैं जो बच्चे को लगेगी वो प्राप्त करेगा। ठीक है, और इस नाल के थ्रू, अम्बिकल कॉर्ड के थ्रू बच्चे तक कनेक्ट रहता है, इसी के थ्रू बच्चा माँ से कनेक्ट रहता है। ठीक है, ये फेटस अपन ये बोल सकते हैं, और ये ट्रिस यहाँ पर, राइट। तो अब यहाँ पर पूछा गया कि भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा हुआ रहेगा? तो किसकी सहायता से जुड़ा हुआ रहता है? प्लेजेंटा की सहायता से। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ पर, इस वाले में तो कोई डाउट नहीं है, आप चाहें तो देख सकते हैं। गर्भाशय के अंदर ब्लास्टोसिस गर्भाशय की दीवार में प्रत्यारोपित हो जाता है, जहां पर एक भ्रूण के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो प्लेजेंटा से जुड़ा हुआ रहता है और द्रव से भरी हुई झिल्लियों से यह घिरा हुआ रहता है। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली रहती है जिसके थ्रू बच्चा जो है उसके पूरे कवर्ड रहता है। हर एक पेपर में आप देखेंगे, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन आपको इस तरीके से डेवलपमेंट से पूछे हुए, बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है 9 महीने में, उस डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन है। ठीक है, जो आप फीमेल सुपरवाइजर का यदि आप एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपने हर एक चीज को डिटेल में पढ़ा ही है। मस्तिष्क का 75% विकास कौन सी आयु में हो जाता है? 75% डेवलपमेंट की बात हो रही है, वो कौन से समय में हो जाएगा? 5 साल में हो जाता है 75, है ना, क्योंकि 7 में तो 100 हो ही जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 साल। तो जन्म के समय मस्तिष्क अपने वजन का लगभग 25 ग्राम होता है, 25% होता है। ठीक है, और ये शरीर के किसी अन्य भाग के लिए सही नहीं है, केवल ये ब्रेन के लिए कि 25% विकास जो है वयस्क के वजन का 25% अपना जन्म के समय ही हो जाता है। 2 वर्ष की आयु तक ही अपने वजन का 75%, 6 वर्ष की आयु तक 95%, और लगभग 7 वर्ष की आयु तक ये 100% डेवलप हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चम्मच पकड़ने की क्रिया बालक कब सीखता है? इसका आंसर करो, इसका आंसर करिएगा, इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर? चम्मच पकड़ने की क्रिया बालक कैसे सीखता है? हाथ और आंखों के समन्वय से सीखता है, सामाजिक विकास से सीखता है, शारीरिक विकास से सीखता है, और मांसपेशियों के विकास से सीखता है। हमसे बोला गया बच्चा चम्मच पकड़ रहा है, मतलब कोऑर्डिनेशन होगा तभी वो चम्मच को देख पा रहा है, उसको पकड़कर अपने मुंह के पास लेकर आ रहा है। दैट मीन्स आई और हैंड कोऑर्डिनेशन की बात यहाँ पर करी गई है। यूजुअली 14 महीने, मतलब 1 साल से थोड़ा ऊपर यदि हम लोग बात करें तो लगभग 1 साल के लगभग में बच्चा जो है धीरे धीरे उसकी जो ग्रैब करने की जो कैपेसिटी होती है, चीजों को पकड़ना वगैरह, वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर सीख जाता है। ठीक
ठीक है। धीरे धीरे बच्चों का हाथ और आंखों में कोऑर्डिनेशन बैठता है और उसके अकॉर्डिंग वो किसी भी टास्क को यहाँ पर कंप्लीट कर सकता है। अपना जो बाउल है जिसमें उसके लिए खाना रखा हुआ है उसको पकड़ेगा, खुद से चम्मच पकड़कर खाने की कोशिश करेगा। ये सारी चीजें आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन के अंदर कंसीडर करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकती है, प्लस उसका जो प्रतिरूप है। एक हो सकता है कि एक छोटा बच्चा पहले चलना सीख जाए बाद में बोलना सीखे, दूसरा बच्चा पहले बोलना सीख जाए बाद में चलना सीखे। तो गति भिन्न हो सकती है, लेकिन उसका जो प्रतिरूप है कि बच्चों में जो डेवलपमेंट होगा वो कैसा होता है, अव्यवस्थित होता है, प्रत्याशित होता है, सिक्वेंशियल एंड ऑर्डर वाला होता है, लेग टू हेड होता है। तो हमको पता है कि डेवलपमेंट हमेशा हेड टू लेग होगा, सिफेलोकॉर्डल होगा, तो ये तो गलत है। ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल नहीं बोल सकते क्योंकि प्रिडिक्टेबल होता है, क्योंकि मुझे पता है कि जब बच्चा 1 महीने का होगा तो उसमें इतना डेवलपमेंट होगा, जब वो 6 महीने का होगा तो उसमें थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट दिखेगा, 1 साल का होगा तो वो थोड़ा सा चलने लग जाएगा, थोड़ा कुछ वर्ड बेबलिंग वगैरह स्टार्ट कर देगा, बोलना स्टार्ट कर देगा। राइट, तो प्रिडिक्टेबल है। हैप्पैजार्ड अव्यवस्थित नहीं होता है, व्यवस्थित होता है। तो अपन ये बोल सकते हैं सिक्वेंशियल भी होता है, प्रॉपर ऑर्डर में भी होता है। तो सी आंसर अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। सीखने के लिए किसने स्वतंत्रता और निरंतरता को आवश्यक है ना। ये किसने कहा था कि हु कंसिडर फ्रीडम एंड कंटिन्यूटी टू बी नेसेसरी फॉर लर्निंग। लर्निंग के लिए फ्रीडम चाहिए, बच्चे को फ्रीडम देना चाहिए, और कंटिन्यूटी कि वो निरंतरता से सीखता रहे। तो ये बात इन चारों की अगर मैं बात करूं तो किसने कही है, फ्रॉबेल ने कही है। ऑप्शन नंबर बी, अगर आप देखें कि इन चारों में से किस साइकोलॉजिस्ट की जो थॉट प्रोसेस है, सोचने का तरीका ऐसा था, तो फ्रॉबेल का था। आइडियली ये वाला जो डेफिनेशन है ये किसके लिए करेक्ट है, जॉन डुई के लिए करेक्ट है। ये वाली बात कहने वाले कौन थे, जॉन डुई थे, है ना। एग्जैक्ट ये वाले वर्ड किसके हैं, जॉन डुई के हैं। लेकिन ऐसा मानने वाले इन चारों में से कौन है, फ्रॉबेल भी है। तो फ्रॉबेल अपना करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को खुद से सोचने समझने चुनाव करने का अवसर दिया जाए, ताकि उनके अंदर की जो क्रिएटिविज्म है उसको बाहर लाया जा सके, उनके अंदर की जो प्रतिभा है उसको बाहर लाया जा सके। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाषा अर्जन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, चॉम्स्की के द्वारा, वाइगोत्स्की के द्वारा, फ्रायड के द्वारा, या फिर पियाजे के द्वारा। तो जो भाषा अर्जन का प्रिंसिपल है वो देने वाले अपने नॉम चॉम्स्की है। लैंग्वेज एक्विजिशन की बच्चा जो है कुछ भाषा अधिग्रहण के साथ आता है, मतलब उसको लैंग्वेज का ज्ञान पहले से होता है ना। बस उसको आपको क्या करना पड़ता है, डिक्शनरी मतलब कुछ वर्ड्स का ज्ञान आपको बाहर से देना पड़ता है, बाकी सेंटेंस को फॉर्म करना, बोलने का तरीका वो सब खुद से सीख कर आता है। ठीक है। तो नॉम चॉम्स्की जो एक प्रमुख नेटिविस्ट भाषाविद के रूप में जाने जाते हैं, भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत इसके द्वारा दिया गया है। इन्होंने कंसेप्ट दिया था एलएडी का, दैट इज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। चॉम्स्की यह बोलते हैं कि हर कोई जन्मजात मानसिक क्षमता के साथ पैदा होता है जो उन्हें भाषा सीखने और बनाने में मदद करता है। वही क्षमता को एलएडी कहते हैं, जो एक उपकरण की तरह है जो लोगों को भाषा पैटर्न को अनलॉक करने में मदद करता है। मतलब आप ये सोचो कि कोई एक छोटा बच्चा है, उसको पूरा वो सेंटेंस फॉर्मेशन आता है, बस आप उसको वर्ड दो कि आप आपके यहाँ पर भोजन को यानी फूड को खाना कहते हैं, भोजन कहते हैं, जो भी वर्ड आप यूज करते हैं, रोटी कहते हैं, जो भी कहते हैं वो वर्ड आप उसको सिखा दो, सेंटेंस वो खुद ब खुद फॉर्म कर लेगा। दैट इज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बबलाना जो है या बैबलिंग जो है किस एज में स्टार्ट हो जाता है, 2, 4, 8 या 12 महीने के अंदर। यूजुअली जो बच्चा बैबलिंग यहाँ पर करता है, कुछ बड़बड़ाता है, तो वो कब स्टार्ट होगा, 4 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। 4 से 6 महीना अप्रोक्स इसका टाइम यहाँ पर रहता है। ये कुछ बेसिक बच्चों के मुंह से निकलने वाली ध्वनि है, बा, आई, इस तरीके के जो वर्ड निकालता है बच्चा, ठीक है, उसे बैबलिंग यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है। और वर्ष के अंत तक आते आते कुछ वर्ड बोलना वो सीख ही जाता है ना। चलिए, बबलाने की क्रिया में सर्वप्रथम जो बेबलिंग की प्रोसेस होती है उसमें सर्वप्रथम स्वर निकलते हैं, कॉन्सोनेंट निकलते हैं, वर्ड निकलते हैं, सेंटेंस निकलते हैं। तो जो प्रोनाउंसिएशन होता है बेबलिंग का, सबसे पहले बच्चा स्वर निकालता है, वॉवेल यहाँ पर निकालता है, जस्ट लाइक आई, इस तरीके के जो अपने अल्फाबेट में आप वॉवेल्स देखेंगे वो शब्द यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। यू कैन सी हियर 0 से 2 मंथ में बच्चा जो है शुरू करेगा क्राई करना, रोना, और कुइंग यहाँ पर स्टार्ट करता है। ठीक है। 3 से 4 महीने में बिगिंस टू से सिंपल साउंड लाइक आई, आ, ओ, ये वाली चीज है। ठीक है। 5 महीने में आप देखेंगे तो सिंगल सिलेबल बोलना स्टार्ट कर देता है, जस्ट लाइक बा, मा, पा, इस टाइप के। 6 to 7 मंथ में अपन देखेंगे तो यूजुअली उसके जो है थोड़े थोड़े वर्ड बड़े होते जाते हैं, है ना। मम्मा, पापा, इस तरीके के साउंड वो प्रोड्यूस कर देगा। तो जो बबलाने की क्रिया होती है, बैबलिंग की क्रिया होती है, उसमें सर्वप्रथम बच्चा जो कि 3 to 4 मंथ या 4 to 5 में जो स्टार्ट होगी उसमें यही वाले शब्द आएंगे, आई, आ, ओ, काइंड ऑफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक विद्यार्थी अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से प्रभावित करती है? अमीर विद्यार्थी अधिक अधिगम करता है, गरीब विद्यार्थी कम अधिगम करता है, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखो, अगर मैं फाइनेंशियली इकोनॉमिकल स्टेटस की बात करूं तो ये अफेक्ट नहीं करेगा, राइट? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है ना? इसमें क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंबल ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इन अचीवमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में बात नहीं करता है? पूर्व अनुभवों में विभिन्नता, लिंग में विभिन्नता, रुचियों में विभिन्नता, या फिर पूर्व निर्देशन में विभिन्नता? तो कौन सी बात यहाँ पर इंडिविजुअल वेरिएशन में नहीं करी जाती है? तो देखो, सोचने का तरीका, समझने का तरीका, आप ये तो नहीं बोल सकते कि लड़के अलग तरीके से सोचते हैं, लड़के अलग तरीके से। तो इसमें जेंडर वेरिएशन जो है वो मायने नहीं रखता है। एक बच्चे के सोचने का तरीका, इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो किसी भी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट हो सकता है। प्रायर एक्सपीरियंस भी मैटर करेगा, पूर्व निर्देश जो गाइडेंस उसको मिला हुआ है ना, उसको भी असर करेगा। लेकिन यहाँ पर लड़का लड़की में भेदभाव करना, जेंडर में भेदभाव करना, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो पुरुष और महिला में भेदभाव करके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मिस्टेक दैट अकर्ड बाय द स्टूडेंट ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस? ठीक है, विद्यार्थी को कभी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, है ना। इससे पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो अपन सही निकालेंगे। ये चीज तो गलत है, बच्चा गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? और मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, सीखना अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है, गलती करना अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है, ऐसा नहीं। जब बच्चा सीख रहा होता है तो वो गलती करके ही सीखता है। कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि कभी कभी करेगा या डेली करेगा, ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो केवल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करिएगा। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक व्यक्तिगत परक विधि क्या होगी? मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड। अब तीन प्रकार की मेथड होती है, सब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव होती है और प्रोजेक्टिव मेथड यहाँ पर होती है। सब्जेक्टिव में अपन क्या करते हैं कि स्पेसिफिक अपन जाते हैं कि हाँ, इस मेथड के थ्रू हमको जो है व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी निकालनी है, और सामने वाले को रिस्पॉन्स देने का मौका दिया जाता है ना, उसके बारे में पूरी डिटेल जानी जाती है। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ जैसे अब मैंने पूछा कि हाँ या ना में जवाब दे दो, सही गलत में जवाब दे दो, या चार ऑप्शन दे दिए उसमें से आप एक आंसर कर दो, उसको ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। प्रोजेक्टिव में किसी तीसरे तरीके से हम लोग जो है व्यक्ति का पर्सनालिटी जानते हैं। तो बेसिकली जो प्रोजेक्टिव मेथड होती है, जैसे आपको ध्यान होगा कि किसी की भी मनोवैज्ञानिक स्थिति के बारे में अभी हमको पता करना है कि उसका मेंटल प्रोसेस कैसा है, वो कैसे सोचता है, तो मैं वहां पर क्या यूज करूंगी? प्रोजेक्टिव टेक्निक का यूज करूंगी। जैसे हाल फिलहाल में बात करूं, जो कोलकाता में रेप मर्डर केस यहाँ पर हुआ है, तो उसका जो आरोपी था उसके ऊपर प्रोजेक्टिव मेथड, उसके ऊपर कई सारे साइकोथेरेपी यहाँ पर अप्लाई की गई, क्योंकि उसका कुछ इस तरीके से एनालिसिस इन्होंने किया कि वो बिल्कुल फ्री, उसको कोई टेंशन नहीं है, वो खुद कह रहा है कि मेरे को फांसी पे चढ़ा दो। तो ये एनालिसिस किया गया कि वो इतना नॉर्मल केस है, इतना ब्रूटल केस यहाँ पर करने के बाद, इतना खतरनाक सीन क्रिएट करने के बाद भी वो इतना नॉर्मल क्यों? तो कई सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट उसके ऊपर किए गए, तो उस टेस्ट को क्या कहा जाएगा? प्रोजेक्टिव मेथड कहा जाएगा। जो आप टीएटी है ना, सीएटी टेस्ट वगैरह यहाँ पर पढ़ते हैं ना, कि कुछ इमेज दिखाई गई, इंक ब्लॉट टेस्ट आपने पढ़ा है, उस तरीके की इमेजेस उस व्यक्ति को यहाँ पर दिखाई गई, है ना, उस क्रिमिनल को यहाँ पर दिखाई गई, और उसका मनस्थिति जानने की कोशिश जो है की गई यहाँ पर, कि आखिर वो इतना रिलैक्स कैसे है, इतना खतरनाक मर्डर करने के बाद भी वो बंदा अभी तक इतना रिलैक्स क्यों है ना, उसके ऊपर कोई टेंशन नहीं, कोई दबाव नहीं, बिल्कुल फ्री घूम रहा है वो, इस तरीके से। ओके, तो वो होती है प्रोजेक्टिव मेथड, जब हम लोग सामने वाले के अचेतन मन के अंदर क्या चल रहा है उसको जानने की कोशिश करते हैं। अभी इसने पूछा है कि मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड फॉर मेजरिंग पर्सनालिटी, तो इसमें सब्जेक्टिव मेथड, देखो प्रोजेक्टिव तो अपना एक मेथड का ही टाइप हो गया, तो ये वैसे ही इंडिविजुअल सब्जेक्टिव के अंदर तो आएगा नहीं। ठीक है, अब इंटरव्यू बच रहा है, क्वेश्चनरी बच रहा है, और सोशियोमेट्री बच रहा है, तो इसमें जो क्वेश्चनरी मेथड है वो अपनी सब्जेक्टिव यहाँ पर रहेगी। ठीक है, इस तरीके से सब्जेक्टिव मतलब उससे प्रश्न पूछकर उसके बारे में जानने की कोशिश यहाँ पर करी जाएगी। तो क्वेश्चनरी मेथड जो है, प्रश्नावली मेथड अपनी सब्जेक्टिव यहाँ पर हो जाएगी।
चलिए आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनालिटी। अगला क्वेश्चन इन्होंने किसका पूछ लिया, प्रोजेक्टिव का पूछ लिया। अब देखो इसमें से प्रोजेक्टिव कौन सी हो जाएगी, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है प्रोजेक्टिव हो जाएगी। टीएटी जो मोरे मॉर्गन के द्वारा यहाँ पर बनाया गया था बड़े लोगों के लिए, और छोटे लोगों के लिए, छोटे बच्चों के लिए सीएटी यहाँ पर चलता है, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट के नाम से जिसको अपन जानते हैं। ठीक है, 1930 में मोरे और मॉर्गन ने इस टेस्ट को यहाँ पर डेवलप किया था। ठीक है, अवचेतन मन की परिस्थितियों को समझने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरण या परिवेश से संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट बिलोंग्स टू द इन्वायरमेंट और सराउंडिंग, पीयर ग्रुप, कम्युनिटी, फैमिली और इमोशंस। अब देखो इसने क्या बोला, पर्यावरण और परिवेश। तो आसपास के लोगों का साथी समूह कैसा है, कम्युनिटी कैसी है, परिवार कैसा है, लेकिन फीलिंग्स तो खुद की होगी। राइट, तो ऑप्शन नंबर डी पर्सनल है, बाकी सब इन्वायरमेंटल है। तो डी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 को देखिएगा, बच्चों के सीखने के तंत्र को समझना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें नई संकल्पनाएं सिखाई जाती, उन्हें आज्ञाकारी बनाया जाता है, उन्हें दोस्त बनाने में मदद करती, स्कूल में शिष्टाचार सीखे। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग समझो, कहना क्या चाह रहा है। बच्चों का जो सीखने समझने का तरीका है, वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वाई इंपॉर्टेंट? क्योंकि इससे क्या फायदा मिलेगा, अपन उनको नई नई चीजें सिखा पाएंगे। यस डेफिनेटली, नए नए कंसेप्ट सिखाने में आसानी होगी, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि बच्चे किस तरीके से चीजों को सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसके माध्यम से होता है कि मनुष्य की क्षमता और उनके वातावरण के कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी। ये ब्लैंक है, तो आप इसको फिल करके देखो कि इसमें क्या ब्लैंक सही फिट होगा। देखो क्या आंसर लग रहा है आपको जो सही हो सकता है, सिटिंग हो सकता है, स्लीपिंग, लर्निंग, डेफिनेटली लर्निंग ही होगा। आप देख सकते हैं कि ये लर्निंग ही है जिसकी वजह से मनुष्य की क्षमता और उसके वातावरण में वृद्धि होती है। ठीक है, तो लर्निंग अपना करेक्ट हो जाएगा, बेसिकली लर्निंग की डेफिनेशन होगी। 22 को देखिएगा, अब कुछ कोडिंग वाले क्वेश्चन होंगे। शिक्षकों के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि बच्चे कैसे सोचते हैं और बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे थिंक करते हैं, बच्चे कैसे लर्न करते हैं। तो बोथ ऑफ देम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 अपना करेक्ट हो जाएगा। 23 को देखो, 23 का आंसर क्या होगा। अधिगम को आंशिक रूप से एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया और आंशिक रूप से क्या माना जाता है, एक तो कॉग्निटिव प्रोसेस है, दूसरा सोशल प्रोसेस है। क्योंकि बाकी के बी, सी एंड डी को अगर मैं देखूं तो ये क्या होंगे, ये तो नेगेटिव हो गए, है ना। इनकॉग्निटिव, पैसिव, ये सब क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना, अधिगम को एक आंशिक रूप से संज्ञानात्मक प्रक्रिया और आंशिक रूप से सोशल प्रोसेस माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा, सीखना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में योग्य है क्योंकि इससे निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। सीखना एक संज्ञानात्मक प्रोसेस है जिसमें रीजनिंग, परसेप्शन, एनालिसिस या फिर रीजनिंग, परसेप्शन और एनालिसिस, डेफिनेटली जब हम भी संज्ञान कॉग्निशन की बात करते हैं तो उसमें ये सारी चीजें आ जाती है। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, अध्यापन का संबंध किस चीज से नहीं है, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो टीचिंग इज नॉट एसोसिएटेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टीचिंग के अंदर आपका रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, ये तीनों चीजें आ जाएगी। तो किससे नहीं है, ऑप्शन नंबर डी से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अधिकार और दायित्व इसमें शामिल है, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इंक्लूडेड इन, वही वाली चीज आ गई। जब भी अधिकार और नियम की बात करी जाए तो ये एजुकेशन में आ जाते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आपने पढ़ा होगा। तो क्या ये टीचिंग में भी है, नहीं, ये केवल किसके अंदर आएंगे, अपने शिक्षा के अंदर आएंगे। तो ओनली वन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखना, अधिगम और सोचना किस प्रकार की प्रोसेस है, रिलेटिव प्रोसेस है या कॉन्टेक्चुअल, जो प्रासंगिक प्रोसेस है। तो देखो लर्निंग, सोचना, समझना, ये कौन से के अंदर आ जाता है, दोनों के अंदर आ जाता है। तो रिलेटिव भी अपन इसको कह सकते हैं और कॉन्सेप्चुअल भी कह सकते हैं, तो दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर अगेन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखना, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में कौन सक्रिय भागीदार है। हु अमंग द फॉलोइंग इज और आर द एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में टीचर भी एक्टिव रहेगा और जो लर्नर खुद है वो भी एक्टिव रहेगा। तो अपन बोल सकते हैं शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों। तो बोथ 1 एंड 2 यहाँ पर अपने करेक्ट हो जाएंगे कि दोनों के दोनों क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को देखिएगा, इफेक्टिव टीचिंग, प्रभावी शिक्षण कैसा होता है, कॉर्पोरेटिव होता है और सजेस्टिव होता है। यस बिल्कुल, इफेक्टिव टीचिंग जो होती है वो कॉर्पोरेटिव भी होती है, सहयोगी भी होती है और सजेस्टिव भी होती है, भावना वाली भी होती है। यानी कि अगेन जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ठीक है। तो ये इस तरीके से इस पेपर के 30 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इसके आगे की जो नेक्स्ट शिफ्ट रहेगी, जो इसका शिफ्ट 2 रहेगा 5 तारीख का, वो हम लोग नेक्स्ट जो कल मॉर्निंग 6 AM सेशन होगा उसमें कंप्लीट करेंगे। ओके, सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। बाकी आप व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा ताकि एग्जाम से रिलेटेड और क्लास से रिलेटेड अपडेट आपको डायरेक्टली वहीं पर मिल जाए। ओके, सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।